नमस्कार बच्चों, चैप्टर चल रहा था बच्चों आपका ऑन वायलेंस। नॉन वायलेंस नहीं बोला मैंने, क्या बोला? ऑन वायलेंस का मतलब होता है हिंसा पर, और अगर एन जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। नॉन क्या बच्चों अंग्रेजी में आप जानते हैं कि एक उपसर्ग है। मेरा मतलब हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो प्रेफिक्स कहेंगे। जो बच्चा कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ने नहीं जाता तो आप कहते हैं नॉन कॉलेजिएट है। नॉन गुट निरपेक्षिक आंदोलन है, नॉन अलाइनमेंट कहते हैं उसे, नॉन वायलेंस। तो नॉन का मतलब होता है बच्चों गैर। जैसे अपन कहते हैं नॉन रेस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि गैर जिम्मेदार आदमी। तो ये उल्टा मीनिंग देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। पहला और दूसरा पैराग्राफ मैंने पिछली कक्षा में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, और आगे वाले पैराग्राफ पे मैं बढ़ रहा हूं बच्चों। हिंसा तो आप जानते हैं कि मैं बता ही रहा था कि मानसिक अलग होती है, शारीरिक अलग होती है। मन, वचन और कर्म से अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा कारित करते हैं, बात समझ में आ रही है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, तो ये क्या है? ये हिंसा ही तो है। और हिंसा क्या है? बहुत बुरी बात है। भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अहिंसा की बात कही थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वॉज एट फर्स्ट गिवन बाई लॉर्ड गौतम बुद्धा। भगवान गौतम बुद्ध जो है, उनके द्वारा अहिंसा का जो संदेश है ये सबसे पहले प्रसारित किया गया था। और कालांतर में महात्मा गांधी ने भी इस कॉन्सेप्ट की बहुत वकालत की थी। महात्मा गांधी ने भी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नया रूप दिया, वैज्ञानिक रूप दिया, और इस संप्रत्यय की उन्होंने भी बहुत नए सिरे से न केवल व्याख्या की, अभी तो जीवन में इसको अपनाने पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था। अब बात आती है हिंसा की। तो क्या आपको यह जान करके विश्वास हो सकेगा कि एक पति और पत्नी के बीच में भी हिंसा होती है? क्या कहा आपने? एक पति और पत्नी के बीच में हिंसा होती है। सुनो, बच्चों और माता पिता के बीच में, बच्चों और मम्मी के बीच में, या बच्चों और पापा के बीच में भी हिंसा होती है। अब बताइए मुझे कि हिंसा तो हर जगह होती है, हर चीज में निहित है, आप में निहित है, आपके अंदर है। कैसे? मैं क्लियर करना चाहता हूं। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे आप। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। मजे की बात सुनो बच्चों, बिटवीन को अंडरलाइन करो और एक रहस्य की बात समझो। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पति पत्नी और बच्चों के बीच में हिंसा होती है। तो बच्चों बिटवीन को अंडरलाइन करो और उस नियम को याद करो। देयर इज नो एनिमिटी। लिखना, एक सेंटेंस बोल रहा हूं। प्लीज लुक एट द बोर्ड। कृपया बोर्ड की तरफ देखेंगे आप। सेंटेंस लिखा हमने, देयर इज नो एनिमिटी अमॉन्ग सैम एंड सोफिया। सैम और सोफिया के मध्य कोई दुश्मनी नहीं है, अर्थात कोई अदावत नहीं है, अर्थात कोई शत्रुता नहीं है, या कोई रंजिश नहीं। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि सैम एंड सोफिया तो दो हैं, और आप जानते हैं कि दो के लिए अमॉन्ग का प्रयोग नहीं होता, अपितु बिटवीन का प्रयोग होता। क्लियर हो गई ये बात? और आगे बढ़ेंगे आप। Divide the sweets between the five boys। पांचों लड़कों में मिठाई को बांट दो। डिवाइड द स्वीट्स, स्वीट्स यानी बच्चों होता है मिष्ठान, मिष्ट प्लस अन्य यानी मिठान। तो मिठाई को बांट दो किनके मध्य? पांचों लड़कों के मध्य, या पांचों लड़कों में, पांचों लड़कों के बीच में मिठाई को बांट दो। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 5 बॉयज की संख्या तो 2 से ज्यादा है, इसलिए बिटवीन के बदले एमोंग आएगा। बिटवीन के बदले एमोंग आएगा। अच्छा बच्चों,
तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर बात दो के बीच में हो रही है तो बिटवीन आएगा, लेकिन अगर दो से अधिक के बीच में हो रही है तो एमोंग आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ तो 3 आ रहा है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चे, और उसके बावजूद भी क्या आ रहा है? बिटवीन आ रहा है, जबकि आना तो एमोंग चाहिए था। तो क्या किताब में गलत लिखा हुआ है? नहीं, किताब में गलत लिखा हुआ नहीं है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास। देखो बच्चों, सेंटेंस देखना। ए ट्रीटी वाज signed among India, Pakistan and बांग्लादेश। क्या लिखा मैंने? यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एक संधि हस्ताक्षरित की गई। ध्यान से देखो, ट्रीटी का मतलब बच्चों संधि होता है, लेकिन हिंदी वाली संधि नहीं, संधि और समास। वो संधि तो कॉम्बिनेशन होता है। व्हेन यू कंबाइन 2 वर्ड्स, जब आप 2 शब्दों को कंबाइन करते हैं तो उनमें कॉम्बिनेशन होता है, जिसे संधि कहते हैं। लेकिन जब दो देशों के मध्य लड़ाई झगड़ा होने के उपरांत जब राजीनामा होता है, उस राजीनामा को बच्चों आप ट्रीटी या संधि कहते हैं। ये ट्रीटी वो साइंड अमॉन्ग इंडिया, पाक एंड बांग्लादेश, यानी भारत, पाक तथा बांग्लादेश के मध्य एक संधि हस्ताक्षरित हुई। यहाँ बच्चों देश 3 है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, 2 से अधिक देश है। इसलिए कायदा तो यही है कि अमॉन्ग आना चाहिए था, लेकिन बच्चों यहाँ आएगा बिटवीन ही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है, स्टार लगाओ और लिखो, अगर वाक्य में PAT, इसका मतलब ये होता है कि अगर वाक्य में बच्चों P का मतलब पार्टनरशिप, P का मतलब पार्टनरशिप यानी साझेदारी, A का मतलब होता है बच्चों एग्रीमेंट, समझौता, ठीक है, एग्रीमेंट यानी समझौता या संविदा, और T का मतलब ट्रीटी, ट्रीटी यानी संधि। अगर वाक्य में पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, ट्रीटी इत्यादि का भाव हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों? संख्या 2 से अधिक होने पर भी, ऐसी स्थिति में संख्या 2 से अधिक होने पर भी एमोंग का प्रयोग नहीं होगा, अपितु बिटवीन का प्रयोग होगा। बात समझ में आई है मैंने क्या कहा? अगर वाक्य में पार्टनरशिप, एग्रीमेंट या ट्रीटी का भाव है तो साधारणतः बच्चों कोई काम अगर 2 के मध्य होता है तो बिटवीन आता है, 2 से अधिक के मध्य होता है तो एमोंग आता है। लेकिन अगर वाक्य में पार्टनरशिप, एग्रीमेंट या ट्रीटी का भाव है बच्चों, तो संख्या 2 से अधिक होने पर भी एमोंग नहीं आता, अपितु बिटवीन आता है। ठीक है, एमोंग नहीं आता अपितु बिटवीन आता है। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या सेंटेंस है? देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। यहाँ बच्चों हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन एक परिवार के मेंबर है ना, ठीक है, तो यहाँ ये भाव आ रहा है। यही कारण है कि यहाँ एमोंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, अपितु यही कारण है कि यहाँ एमोंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, अपितु बिटवीन का प्रयोग हो रहा है। आगे बच्चों आपको दिखाई भी दे रहा है, मैं बोलता हूँ। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी पति पत्नी तथा बच्चों के मध्य हिंसा होती है। देयर इज वायलेंस, आगे की लाइन में लिखा हुआ बच्चों, देयर इज वायलेंस यानी हिंसा होती है। आगे बच्चों लिखा हुआ एंटागोनिज्म। इस एंटागोनिज्म का मतलब होता है बच्चों, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ एनिमिटी। एनिमिटी यानी बताया आपको शत्रुता, एनिमी, एनिमी यानी शत्रु होता है। तो एनिमी यानी शत्रु होता है, तो एनिमिटी यानी क्या होगा? शत्रुता होगा। तो देखो, देयर इज वायलेंस यानी हिंसा होती है, एंटागोनिज्म शत्रुता होती है, हेट, हेट यानी क्या होता है? HAT, हेट यानी टोपी, कैप यानी टोपी होता है, और हेट का मतलब घुमावदार टोपी। लेकिन ई और जोड़ दिया हमने, तो हेट का मतलब क्या हो गया? नफरत करना या घृणा करना। तो बच्चों हिंसा होती है, शत्रुता होती है, घृणा होती है। क्रुअल्टी का मतलब क्रूरता, क्रूरता होती है। अगली क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बच्चों भद्दी भर्त्सना, भद्दी भर्त्सना यानी बद्दी निंदा। तो बद्दी निंदा होती है। एंगर मानी क्रोध या गुस्सा होता है। ऑल दिस इज, ये सब क्या है बच्चों? ऑल दिस इज, ये सब कुल मिलाकर के ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, ये सभी सारे जो गुण हैं, ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये प्रत्येक मनुष्य में निहित है।
ये अंडरलाइन करो इस वर्ड को, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ INHERENT, इनहेरेंट, इनका मतलब होता है ये सब हमको पैतृक विरासत में मिलता है। और मेन शब्द के आगे बच्चों आर्टिकल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि सभी मनुष्यों की बात हो रही है। हिंसा, शत्रुता, घृणा, क्रूरता, भद्दी या कठोर, निंदा, क्रोध, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, यानी ये सभी मनुष्य के अभिन्न अंग है, ये सभी मनुष्य में निहित होते हैं। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये प्रत्येक मनुष्य में निहित होते हैं। इनहेरेंट के बाद इनको भी अंडरलाइन करो बच्चों, एट नहीं इन ही आएगा। प्रत्येक मनुष्य में ही ये निहित होते हैं। ह्यूमन बीइंग का मतलब प्रत्येक मानवीय प्राणी में ये निहित होते हैं। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये तुम्हारे अंदर भी निहित है। बच्चों, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? जरूर आता है, यानी गुस्सा आपके अंदर है। कभी आप किसी से नफरत करने लगते हैं तो ये नफरत का भाव आपके अंदर है। शत्रुता का भाव आप में है। कभी आपका दिमाग खराब होता है तो अगली क्रिटिसिज्म का मतलब आप जो है यू कॉल समबडी नेम्स, आप किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलते हैं, गालियां बकते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। तो ऑल दिस इज इनहेरेंट इन ईच एंड एवरी मैन एंड वुमन। मैं ये समझाना चाहता हूं कि हर इंसान के अंदर ये जो बातें हैं बच्चों, ये तो आनुवंशिक है। आनुवंशिक का मतलब ये नहीं कि कोई चीज मुझे मेरे पिता से मिली है, नहीं, ये प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य के पिता से विरासत में मिलती है। ये आनुवंशिक है और ये सभी मनुष्यों के ऊपर ये नियम जो है लागू होते हैं। आगे बढ़ें। अब बच्चों प्रश्न ये है कि ये बुराइयां हैं, ये विकार हैं मन के, और इन विकारों के ऊपर कैसे विजय पाई जाए? कौन है जो आपकी मदद करता है इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने में? वो है बच्चों शिक्षा। क्या है वो? एजुकेशन इज द ओनली वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कई बार मैंने बताया, नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन, शिक्षा ऐसा एकमात्र हथियार है जिसका प्रयोग करके आप इस दुनिया को बदल सकते हैं। देखो, एंड एजुकेशन इज सपोज्ड, एंड एजुकेशन इज सपोज्ड, एंड इट इज सपोज्ड दैट, और ऐसा माना जाता है एजुकेशन हेल्प्स यू, एजुकेशन आपकी सहायता करती है, शिक्षा आपकी सहायता करती है टू गो बियॉन्ड, परे जाने से। ऑल दैट का मतलब इन सब बातों से परे, बियॉन्ड यानी परे होता है बच्चों, प्रीपोजिशन है ये। और शिक्षा आपको इन सब बातों से परे जाने में मदद करती है, यानी शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको नफरत, जो आपको क्रोध, जो आपको दुश्मनी, इस प्रकार के जो विकार हैं मन में पाए जाने वाले विकार, इन विकारों के परे, इन विकारों से द्वंद्वातीत होने में अगर आपकी कोई सहायता करता तो वो कौन है? वो एजुकेशन है। आगे देखेंगे आप। इट इज सपोज्ड दैट, एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, और ऐसा माना जाता है कि शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसा साधन है जो आपको इन सब बातों से परे जाने में सहायता करता है। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन, कई बार कहता हूं बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है। अगर आप परीक्षा के अंदर फर्स्ट क्लास नंबर लेके आते हैं, एक ग्रेड लेके आते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क्स इफ यू गेट इन मेरिट, अगर आप मेरिट में भी आ जाते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना नहीं है, केवल मेरिट में आना आपका उद्देश्य नहीं है। आप पढ़ लिख करके बहुत होशियार बन जाएं और आप यूपीएससी के IAS के एग्जाम में पास होकर के जिला कलेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंचे, और फिर जो है आप अपना चरित्र बेच करके लोगों से खुलेआम रिश्वत लें या परदेशी रिश्वत लें। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप उस जगह पहुंचे हैं और आप इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपने जो शिक्षा पाई है वो शिक्षा बच्चों आपके लिए कैंसर है, वो शिक्षा आपके लिए सहायक नहीं है। शिक्षा से तो चरित्र का निर्माण होना चाहिए। आइए देखें क्या लिखा है। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन, शिक्षा का उद्देश्य केवल किसी परीक्षा को पास करना नहीं होता बच्चों, पास के बाद इनका प्रयोग नहीं होता। कई बार बताया है, पास द एग्जाम लेकिन फेल इन द एग्जाम। आई बात समझ में? पास के बाद इन नहीं आएगा लेकिन फेल के बाद इन जरूर आएगा। नॉट मेयरली, मेयरली होता बच्चों ओनली, नॉट ओनली टू पास एन एग्जामिनेशन, परीक्षा यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल कोई एग्जामिनेशन या कोई इम्तिहान को पास करना मात्र नहीं होता। एंड गेट ए जॉब, और एक बड़ी अच्छी सी नौकरी आपने प्राप्त कर ली, गाड़ी बंगले में आप रह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक सच्चे देश के नागरिक नहीं बन पाए, अगर आपने अपना चरित्र जो है उसका निर्माण नहीं किया, अगर आप देशभक्त नहीं बने, अगर भारत के जो संस्कार हैं, भारत की जो मॉरल वैल्यूज हैं, अगर वो आपने अपने कैरेक्टर में डेवलप नहीं किए, तो आपने जो शिक्षा पाई है दैट इज फ्यूटाइल, दैट इज यूजलेस, वो बेकार है, वो निरर्थक है। आइए बढ़े। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा।
हैव टू को अंडरलाइन करो बच्चों। जिन वाक्यों में हैव टू का प्रयोग हो जाता है उनका हिंदी अनुवाद करने पर आपको बोलना चाहिए अंत में पड़ेगा। जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, मुझे हर दिन स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने आप के लिए खाना पकाना पड़ता है, मैं एक स्वयं पाकी हूं। स्वयं पाकी वह आदमी होता है जो अपना खुद का खाना स्वयं पकाता है, तो मुझे खाना जो है अपना स्वयं को पकाना पड़ता है, तो ये मजबूरी है। वैन लाल बहादुर शास्त्री वाज ए चाइल्ड, जब लाल बहादुर शास्त्री एक बच्चे थे, ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट एवरी डे, उन्हें हर दिन स्कूल पैदल जाना पड़ता था। बिकॉज क्यों? बिकॉज ही केम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, वो बड़े गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। ही वॉज ए पुअर एंड फादरलेस चाइल्ड, वो एक गरीब तथा पितृहीन लड़के थे, पितृहीन बच्चे थे। तो समझ में आ रहा? आगे बताया गया है, देखिए आप क्या लिखा है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट, ताकि यू मे, क्या लिखा बच्चों मैंने? यू मे। अब आप कहोगे सर इसमें आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा जो तो मैं बता रहा हूं। यू के बाद बच्चों इसमें मे अंडरस्टूड है। आप जानते हो सो दैट यानी ताकि होता, अगर किसी वाक्य में सो दैट का प्रयोग साथ साथ होता तो उसका मीनिंग होता ताकि। जैसे वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, हम भोजन खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। कई बार मे नहीं बोला जाता लेकिन बच्चों को अंडरस्टूड होता है। जैसे कई बार दैट नहीं बोला जाता, जैसे राम शेड टू मी आई एम बिजी नाउ, मैंने कहा कि राम टोल्ड मी ही वाज बिजी देन, दैट तो मैंने बोला ही नहीं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोलना पड़ेगा तो अंडरस्टूड है। राम टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी देन और राम टोल्ड मी ही वाज बिजी देन, बोथ द सेंटेंसेस आर राइट, दोनों ही वाक्य सही हैं। मैं समझाना चाहता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देना चाहिए। अगर आपने नहीं जोड़ा है तो वो अंडरस्टूड माना जाएगा, अनुवाद करने पर की तो ध्वनित होगा। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट ताकि यू मे बिकम ए रियली ब्यूटीफुल हेल्दी सैन रैशनल ह्यूमन बीइंग, आपको शिक्षित होना पड़ेगा ताकि आप क्या बन सकें? ताकि आप एक ह्यूमन बीइंग यानी एक मानव प्राणी बन सके, एक इंसान बन सकें। लेकिन उस इंसान की क्या क्या विशेषताएं हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, वो कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग हमने इसके पहले किया है? आपको शिक्षित होना पड़ेगा ताकि आप कैसे मनुष्य बन सकें? सो दैट यू मे बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि एक आप वास्तव में खूबसूरत कैसे व्यक्ति बने? आप एक खूबसूरत व्यक्ति बने। खूबसूरत का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा मोरा सुंदर हो, खूबसूरत से मतलब मेंटली एंड फिजिकली, शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से आपको सुंदर होना चाहिए। आगे क्या है? क्योंकि बच्चों जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बुरा सोचता है वह व्यक्ति मानसिक रूप से सुंदर नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से सुंदर नहीं हो सकता उसके जो मानसिक विचार हैं वो उसके चेहरे को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यू नो, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी आपका जो चेहरा है बच्चों, ये चेहरा क्या है? ये आपके दिमाग का दर्पण है। आप जितना बुरा सोचेंगे आपकी शक्ल उतनी बुरी बन जाएगी, यानी आपके बुरे विचार जो है उनकी छाया आपके चेहरे के ऊपर प्रतिबिंबित हो जाएगी, रिफ्लेक्शन, यू नो। ओके, तो देखना आपको, सो दैट यू मे बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप बन सके खूबसूरत, हेल्दी माने स्वस्थ, सैन, ठीक है, सैन बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क वाले। रैशनल का मतलब होता है बच्चों जो सही बातों के लिए तर्क कर सके। रैशनल कौन होता है? रीजनिंग पर्सन। रीजनिंग पर्सन का मतलब होता है जो किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करे कि उसके माता पिताओं ने भी उसे स्वीकार किया था, बल्कि वो किसी बात को इसलिए स्वीकार करे क्योंकि उसने तर्क की कसौटी के ऊपर उसको कस के देखा और उसको लगा कि यह बात स्वीकार्य है। हमारे माता पिताओं ने तो, आपको पता है बच्चों, हमारे पूर्वजों ने तो कई गलत चीजों को भी स्वीकार किया था, जैसे सती प्रथा, जैसे छुआछूत। लेकिन आधुनिक समय में हमने जाना कि ये तो समाज की बुराइयां हैं, दीज आर द एविल्स ऑफ द सोसाइटी, ये तो समाज की बुराइयां हैं, और हम इन बातों को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पूर्वज भी इन बातों को स्वीकार करते रहे हैं। हमें भगवान ने दिमाग दिया है, वी कैन अप्लाई अवर ऑन माइंड, हम अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हैं, और हमें जो सही लगता है हमें उन चीजों को अपनाना चाहिए, और जो चीजें हमें आउटडेटेड लगती है, एक्सपायरी डेट वाली लगती है, हमें ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लूंगा मैं 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
देखो बच्चों, यहां तक आ गए थे हम लोग। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट यू मे बिकम ए रियली ब्यूटीफुल हेल्दी एंड रेशनल ह्यूमन बीइंग। आपको शिक्षित इसलिए होना पड़ेगा ताकि आप बन सकें क्या, आप वास्तविक रूप से सुंदर, स्वस्थ और स्वस्थ मस्तिष्क वाले तथा तार्किक व्यक्ति बन सकें। नॉट ए ब्रूटल मैन, आपको जानवर जैसा व्यक्ति नहीं बनना है। ब्रूटल का मतलब होता है बच्चों पाशविक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। नॉट ए ब्रूटल मैन, आपको ऐसा पाशविक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं बनना है। विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक बहुत चतुर मस्तिष्क का धनी पाशविक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको नहीं बनना है, जो कलेक्टर की सीट के ऊपर बैठ करके रिश्वत लेता है, अपना चरित्र बेचता है। ठीक है, इस तरीके का व्यक्ति आपको नहीं बनना है, आपको ऊपर वाले से डरना है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है नॉट ए ब्रूटल मैन विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन। बात समझ में आ रही है? आप अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं फला कलेक्टर रिश्वत ले रहा है, फिर उसके ऊपर जांच हो रही है, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं बनना है। आपको ऐसा पाशविक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं बनना है जो बहुत चतुर मस्तिष्क का धनी हो, हु कैन आर्ग्यू, जो तर्क दे सकता हो, एंड डिफेंड हिज ब्रूटालिटी, और अपनी पाशविकता को सही सिद्ध कर सके। समझ में आ रही है? ऐसे नकटे लोग जो होते हैं बच्चों, क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि उनमें तर्क वितर्क करने की जबरदस्त क्षमता होती है, और वो अपने तर्कों के आधार पर अपनी गलत बात को भी सही साबित करने का दुस्साहस करते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको कदापि नहीं बनना है। आगे क्या लिखा है? डिफेंड यानी क्या होता है बच्चों? रक्षा करना या प्रूव करना, जो प्रूव कर सके, जो साबित कर सके इस ब्रूटलिटी, यानी जो अपनी पाशविकता को साबित कर सके। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस, आप इस समस्त हिंसा का सामना करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग, यहां बच्चों गोइंग टू का मतलब जानते हो, आई एम गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडली मैच टुमारो, कल हम एक मैत्रीपूर्ण मैच खेलने जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कमिंग टू जयपुर टुमारो टू एड्रेस एन असेंबली, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करने जयपुर आ रहे हैं। तो बच्चों ये कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ये फ्यूचर का टाइम बता रहा है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर गोइंग टू फेस, या फेस का मतलब चेहरा नहीं है, फेस का मतलब सामना करना। ये वर्ब है बच्चों, क्योंकि इसके आगे टू आ गया है। यू आर गोइंग टू फेस, आप सामना करने जा रहे हैं, ऑल दिस वायलेंस, सामना बच्चों एक अखबार का नाम भी है। तो मैं बता रहा हूं जी, यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस, यानी आप इस समस्त हिंसा का सामना करने जा रहे हैं। एज यू ग्रो अप, ज्यों ही आप बड़े हो, ये मैं समझाना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों आप बड़े होगे तो आपको इन सारी समस्याओं का, आपको इस सारी हिंसा का सामना करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे। क्या भूल जाओगे? आपको जो मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, ये सारी बातें आप भूल जाओगे। मैं कह रहा हूं आपको दहेज नहीं लेना है, दहेज तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जब आपकी स्वयं की शादी होगी और आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचेंगे तो आप दिल खोल करके क्या करेंगे, आप दहेज जरूर लेंगे। मेरा मतलब यह है कि मैं जितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं, इन सभी बातों को आप भूल जाएंगे। अभी तो आपके मन में क्या है, आदर्श की भावना है, लेकिन जब आप दो रोटी के लिए बाजार के अंदर घूमेंगे, जब आपको रोजगार प्राप्त होने के बाद में आप घर गृहस्थी के जंजाल में फंसेंगे, तो आप उन सारे गलत कार्यों को करेंगे जिनके लिए मैं आपको मना कर रहा हूं, और आपको लग भी रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक मना कर रहा हूं, लेकिन तब आप ऐसा जरूर करेंगे। सब बातें भूल जाएंगे आप, आदर्श की सब बातें भूल जाएंगे आप। देखना क्या लिखा हुआ है, यही तो बात है। यू विल फॉरगेट, आप भूल जाएंगे, ऑल दैट यू हर्ड हियर, या आपने जो कुछ सुना है या जो कुछ आपने पढ़ा है। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव रेड हियर, आपने या जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ आपने अपने गुरु के मुंह से सुना है, उन सब बातों को आप भूल जाएंगे, निश्चित रूप से भूल जाएंगे। ये हमारा अनुभव है। देखिए आप आगे क्या है, एंड विल बी कॉट, और आप फंस जाओगे इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप समाज की धारा में फंस जाओगे। आप उन सारी नैतिक और उन सारी आदर्श बातों को, ऑल द मोरल एंड द आइडियल थिंग्स, वो सब बातें जिनका मैंने आपको उपदेश दिया है, उन सारी बातों को आप भूल जाएंगे। एंड यू विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप समाज की उस धारा में पड़ जाएंगे। समझ में आ रही है? मैं ये समझाना चाहता हूं कि माना कि आप अभी हंस हैं, लेकिन जब आप 100 कौवों के बीच में जाएंगे तो आप अपना हंसत्व खो देंगे, और आप भी कौवों का बहाना धारण कर लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, अर्थात आप बाकी दुनिया की तरह कैसे बन जाएंगे, क्रूर बन जाएंगे, पैसे के लिए। जब हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप में से कई लोग पढ़ लिख के वकील बनेंगे, फिर आपको पता वकील का काम क्या होता है,
वकील का काम तो यह है कि सच को नीरक्षीर विवेक होना चाहिए, उसमें सच और सच झूठ के बीच में फर्क करना चाहिए उसे। लेकिन वकील आजकल तो वो हो गए हैं जो झूठ को भी सच सिद्ध कर देते हैं, झूठ को भी सच सिद्ध करने की फीस लेने वाले व्यक्ति को आजकल जो है हम वकील कहने लगे हैं। तो मेरा कहने का मतलब सब पर लागू नहीं होती है बात, पर वकील को वैसा होना चाहिए जैसा उसे वास्तव में होना चाहिए, लेकिन बन गलत रहे हैं। अच्छा, बात वकीलों की नहीं है, अध्यापक को जैसा बनना चाहिए वो वैसा काम बन पा रहा है। देखो आप तो ये क्या लिखा हुआ है, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, अर्थात आप भी बाकी दुनिया की तरह क्रूर बन जाएंगे, हार्ड माने कठोर बन जाएंगे, बिटर माने कटु कड़वे बन जाएंगे, एंग्री बहुत ही एंग्री यानी बहुत ही क्रोधी बन जाएंगे, वॉयलेंट माने हिंसक बन जाएंगे, वर्ड यानी बाकी संसार की मानिंद, बाकी दुनिया की तरह आपके अंदर भी ये सारी बुराइयां आ जाएगी। अभी तो मना कर रहा हूं कि ये बुराइयां आप में नहीं आनी चाहिए, अभी आप में है भी नहीं, लेकिन क्या होगा, जो जो आप बड़े होंगे तो आप इन सारी बुराइयों के संपर्क में आएंगे, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इन बुराइयों से अपने आप को बचा पाएंगे। आगे देखें, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और आप एक नए समाज का सूत्रपात करने में सहयोगी नहीं बनेंगे। ए न्यू वर्ल्ड, एक नया विश्व, एक नए समाज और एक नए संसार का आओ नया समाज बनाएं। हम कविता पढ़ते हैं, आपकी कविता चलती होगी, पहले हमारी चलती थी, आओ नया समाज बनाएं। तो हम बोलते हैं, एक धुन में बोलते हैं, एक रिदम में बोलते हैं, और दिल में वो जज्बात भी पैदा होते हैं कि निश्चित रूप से जब हम बड़े होंगे तो हम एक नया समाज बनाने के अंदर वी शैल प्रूव अवर सेल्फ टू बी वेरी हेल्पफुल, हम अपने आप को बेहद सहायक साबित करेंगे। परंतु बच्चों ऐसा होगा नहीं। आइए बढ़े, बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन आप एक नए संसार का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाओ या न निभाओ, लेकिन एक नए संसार का निर्माण करना बेहद जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल। नेसेसरी का मतलब जानते हो, नेसेसरी का मतलब होता है बच्चों एसेंशियल मानी आवश्यक, बट यानी परंतु होता है, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है बच्चों, ये प्रतिकूल संयोजक है, ये दो प्रतिकूल बातों को जोड़ता है। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, परंतु एक नया संसार बेहद आवश्यक है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, क्या बोला मैंने, ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, एक ऐसी नव संस्कृति का निर्माण करना है जहां मानव मानव को प्यार करता हो, जहां मानव मानव को टुकड़ों में नहीं बांटता हो, जहां व्यक्ति जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने भाई को न मारता हो। हमें इस संसार से क्या करना है, नफरत जैसी बुरी भावनाओं को हटाना। वर्ल्ड ब्रदरहुड यानी वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व बंधुत्व की जो भावना है उससे ओतप्रोत एक नए समाज का हमें निर्माण करना चाहिए। क्या लिखा है, ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, ये जो पुरानी संस्कृति है बच्चों ये मृत प्राय हो चुकी है, ये पुरानी संस्कृति मृत प्राय हो चुकी है। हमारी भारत की संस्कृति काफी पुरानी है, ठीक है बच्चों, काफी पुरानी है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से बाकी, मगर अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ऐसी है हमारी संस्कृति। यूनान की, मिस्र की, हर जगह की सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत की सभ्यता का दिया आज भी जल रहा है। लेकिन समय के अनुसार क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, समय के अनुसार हमें चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति के अंदर जो बुराइयां आ गई है, हमें उन बुराइयों को, उन आउटडेटेड थिंग्स को क्या करना पड़ेगा, हमें उनको हटाना पड़ेगा। देखो, द ओल्ड कल्चर इज डेड यानी पुरानी संस्कृति, इज का मतलब होता है हैज बिकम, द ओल्ड कल्चर हैज बिकम डेड यानी प्राचीन संस्कृति तो मृत प्राय हो चुकी है, बरीड दफन हो चुकी है, बर्न्ट जल गई है, एक्सप्लोडेड विस्फोट हो गया है उसमें, किसमें, पुरानी संस्कृति एक्सप्लोडेड हो गई है, अर्थात उसमें विस्फोट हो गया है, वो नष्ट भ्रष्ट हो गई है, वो नेस्तनाबूद हो गई है। नेक्स्ट, वेपोराइज्ड, वेपोराइज का मतलब होता है बच्चों जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण होता है, उसी तरीके से जो पुरानी संस्कृति है वो इवापोरेटेड हो गई है, अर्थात पुरानी संस्कृति वाष्पीकृत हो गई है। पानी में, पानी का जैसे वाष्प बन के उड़ जाती है, ऐसे वो चीजें जो खत्म हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नवाचार लाना होगा। वी शैल हैव टू ब्रिंग इनोवेशन, हमें नवाचार लाना होगा। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, आपको एक नई संस्कृति का निर्माण करना होगा, आपको एक नई संस्कृति उत्पन्न करनी होगी। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, एक ऐसी नई संस्कृति जो हिंसा पर आधारित न हो। बेस्ड के बाद ऑन आता, अंडरलाइन कर लें बच्चों, बेस्ड ऑन होता है, डिपेंड ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस,
एक ऐसी नई संस्कृति का निर्माण करना है आपको जो किस पर आधारित ना हो, जो हिंसा पर आधारित ना हो। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, और ये नई संस्कृति जिसका हम निर्माण करेंगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। तुम बनाओगे जैसी बनेगी ये। इस नई संस्कृति के सूत्रधार तुम हो, क्योंकि तुम ही क्या हो, तुम इस देश का भविष्य हो। देखो, तुम ही कल के नागरिक हो, तुम ही कल के प्रधानमंत्री हो। देखो बच्चों, द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वियोलेंस, क्योंकि आपकी जो ओल्डर जनरेशन है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने एक संस्कृति बनाई थी, लेकिन वो तो हिंसा पर आधारित थी। ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने जो संस्कृति बनाई, हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कृति बनाई, दैट वाज बेस्ड ऑन वायलेंस, वो तो हिंसा पर आधारित थी। अब जो नई संस्कृति है वो कैसी बननी चाहिए? वो ऐसी बननी चाहिए जिसका आधार या जिसकी बुनियाद हिंसा ना हो, और इस नई संस्कृति का निर्माण आप पर निर्भर करता है, बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस। और आपके बुजुर्गों ने जो संस्कृति बनाई थी वो अग्रेसिवनेस का मतलब आक्रामकता के ऊपर निर्भर थी। एंड इट इज दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, और यही वो बात है जिसने इतना सारा भ्रम पैदा कर दिया है, इतना सारा असमंजस पैदा कर दिया है। ऑल द मिजरी, ये सारी तकलीफें, ये सारे कष्ट जो है वो जिन्होंने वो इतनी सारी जो कष्ट हैं वो सब इन्होंने कारित कर दिए हैं। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, यानी बुजुर्गों ने क्या किया है, आपसे जो बड़े लोग हैं उन्होंने इस संसार को बनाया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसे बदलना पड़ेगा। आपके बुजुर्गों ने जो दुनिया बनाई थी, जो संस्कृति बनाई थी, वो किस पर आधारित थी? वो हिंसा पर आधारित थी, वो आक्रामकता पर आधारित थी, और यही वह बात है जिसने इतना सारा असमंजस और इतना सारा कष्ट कारित कर दिया है। ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, समझ में आ रही है? बुजुर्गों ने ये दुनिया बनाई, लेकिन आपको इसे बदलना पड़ेगा। वो समय आ गया है। इट इज हाई टाइम यू चेंज्ड, इट इज हाई टाइम यू चेंज्ड द वर्ल्ड। समय आ गया है जब आपको इस दुनिया को बदलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड से, यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, जस्ट का मतलब बच्चों ओनली, यू कैन नॉट ओनली सिट एंड से। आप केवल बैठ करके ये नहीं कह सकते कि साहब, आप केवल बैठ करके ये नहीं कह सकते, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं तो लकीर का फकीर हूं, बाकी लोग जैसा करेंगे वैसा मेरे साथ हो जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं क्या करूंगा, आई विल फॉलो, मैं अनुसरण करूंगा द रेस्ट ऑफ द पीपल, अर्थात मैं बाकी लोगों का अनुसरण करूंगा। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और मैं उन्हीं की तरह क्या करूंगा, उसी की तरह सफलता प्राप्त करूंगा, और उन्हीं की तरह पोजीशन यानी पद प्राप्त करूंगा। ऐसा आप नहीं कह सकते। और आगे देखो बच्चों, इफ यू डू सो, ये सो इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं बोल रहा हूं, इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, और चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आप जो गलती करो ये, ठीक है, आप अगर हिम्मत नहीं जुटाओगे इस दुनिया को बदलने की, तो आपके बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ेगी, आपकी संतान को तकलीफ उठानी पड़ेगी। यू मे हैव ए गुड टाइम, आप तो अपना समय अच्छे से निकाल लोगे, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके बच्चों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, आपकी औलाद को, आपकी संतान को इसका भुगतान करना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट का मतलब ध्यान रखना, इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन, द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, यानी भगवान के नाम पर क्या नहीं होनी चाहिए? भगवान के नाम पर मनुष्य के प्रति बाहरी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इन द नेम ऑफ रिलीजियन, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने स्वयं के महत्व के नाम पर मनुष्य के साथ में क्या नहीं होनी चाहिए? क्रूरता नहीं होनी चाहिए। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर मनुष्य से क्रूरता नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रूअल्टी एंड वायलेंस, आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, आपको बाहरी क्रूरता तथा हिंसा पर ध्यान देना होगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और जो आंतरिक हिंसा है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा जिसे अभी तक आप नहीं जानते हैं। विच यू डू नॉट येट नो, यानी जिसको अभी तक आपने नहीं जाना है, उस आंतरिक हिंसा के ऊपर भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आपको बच्चों ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कि ये चैप्टर जो है इसके दोनों पैराग्राफ हो गए हैं, और आज की बात बच्चों यही समाप्त।
आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।